कि कहीं ना कहीं अहंकार में है सरकार, अब मैसेज देने का समय है। और सबसे महत्वपूर्ण बिहार की बांकीपुर सीट है। 30 साल तक उस सीट पर भाजपा का कब्जा था। तो क्या जेएनजी के तूफान में उड़ गई बांकीपुर की सीट? वहाँ के भी जैन जी ने इसके जरिए यही संदेश दिया है कि हमारे बारे में कुछ सोचिए। जंतर मंतर के जेएनजी आंदोलन के बाद उपचुनाव हुए। 3 राज्यों के उपचुनाव में 3 सीटों पर, गुजरात की एक सीट है, मध्य प्रदेश की एक सीट है और सबसे महत्वपूर्ण बिहार की बांकीपुर सीट है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। क्या रहा नतीजा और इन नतीजों के उलटफेर पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हिमांशु मिश्र हमारे साथ है। हिमांशु जी, बांकीपुर में कमल मुरझाता हुआ दिख रहा है और इसी तरीके के हाल जो है वो मध्य प्रदेश में भी हैं, तो गुजरात का क्या हाल है बताइए। नहीं, गुजरात मतलब ये जो चर्चा हो रही थी 3 चुनाव की, इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार के बांकीपुर की सीट की थी, इसलिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से खाली हुई थी। दूसरा इसलिए कि 30 साल तक उस सीट पर भाजपा का कब्जा था। ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पिताजी लगातार जीते, उसके बाद 5वीं बार खुद नितिन नवीन वहाँ से जीते थे। सबसे अधिक चर्चा इसी सीट की हो रही थी। दतिया का भी इसलिए हो रहा था कि वरिष्ठ नेता जो थे नरोत्तम मिश्रा, उनको टिकट नहीं दिया था। हालांकि वो सीट कांग्रेस की थी, जो अयोग्य घोषित हुए कांग्रेस के विधायक, तो वहाँ उपचुनाव हुआ था। लेकिन नरोत्तम मिश्रा कद्दावर नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश के, उनको टिकट नहीं दिया था, तो विवाद की स्थिति थी। इसलिए 3 सीटों में से 2 सीटों की ज़बरदस्त चर्चा थी, जिसका परिणाम आज वो कुछ ही समय के बाद परिणाम घोषित होने वाले हैं। तो उन परिणामों की अगर अभी तक की बात करें तो जिस तरीके से शुरुआती रुझान ही पता लग रहे हैं, बांकीपुर सीट में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है। तो क्या जेएनजी के तूफान में उड़ गई बांकीपुर की सीट? देखिए, जेएनजी तो एक फैक्टर है ही, क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ है उसके बाद पहला ही चुनाव था। 3 राज्यों के जो ये विधानसभा उपचुनाव थे, ये पहला उपचुनाव, तो ये भी माना जा रहा था कि जेएनजी का क्या मैंडेट है, उसके बाद ये जो आंदोलन हुआ है लोग क्या सोचते हैं। लेकिन अगर बांकीपुर सीट की बात करें तो वहाँ जेएनजी का भी एक फैक्टर रहा है, लेकिन कई और फैक्टर एक साथ आए प्रशांत किशोर के साथ। जैसे आप देखेंगे कि अब 2-3 राउंड की गिनती बाकी है, सिर्फ औपचारिकता है कि जनसुराज के जो संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत की घोषणा होने के। लेकिन वहाँ कारण रहा कि अपोजिशन में जो महागठबंधन का जो वोट बैंक था वो बिल्कुल लगभग ख़त्म हो गया। 45,000 के आसपास वोट लाई थी रेखा वर्मा उस बार। अभी तक जो है वो 2-3 राउंड बचे हैं, सिर्फ 11,000 वोट ले पाए हैं। और दूसरी चीज़ है, जो 50,000 वोट से नितिन नवीन जीते थे, वो वहाँ पे वो पीछे चल रहे हैं 16-17,000 वोट से। 2-3 राउंड गिनती बाकी है। अब जहाँ तक इस परिणाम आने की बात है, तो देखिए शुरू से ही भाजपा भी यहाँ गहरे असमंजस में रही। इनको अंदरूनी खींचतान के कारण कैंडिडेट बदलना पड़ा। दूसरा, वन लाइनर काम कर गया प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ये प्रचार करते रहे, हमेशा एक लाइन वो कहते थे कि मुझे एक सीट से जिताने से सरकार की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको संदेश देना है कि बिहार बदहाल है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा इस राज्य में है, पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ हो रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति सबसे बदतर है। इसके लिए आप एक मैसेज दीजिए कि कहीं ना कहीं अहंकार में है सरकार, आप मैसेज देने का समय है, आप मैसेज दीजिए। तो आप ये, मुझे जो रिजल्ट देख करके समझ में आता है कि भाजपा के अपर कास्ट वोट बैंक में भी बिखराव हुआ है, वो भी प्रशांत किशोर, यानी जो संदेश प्रशांत किशोर देना चाहते थे वो संदेश मिल गया है कि आपको ये सीट जिताने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर असर नहीं होगा। लेकिन जेएनजी ने संदेश दे दिया है कि बिहार बदहाल है। और नहीं, बदहाल ये जब विधानसभा चुनाव लड़े थे तो लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी प्रशांत किशोर की, ये सच बात है। लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे उस समय भी मुद्दे वही चले थे। लोग प्रशांत किशोर को गंभीरता से सुनते थे, लेकिन चूंकि वो नए चेहरे थे, लोगों ने भरोसा नहीं किया। अब जबकि सरकार बन गई, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, फिर रिजाइन दे करके फिर उनका इस्तीफा हुआ, सम्राट चौधरी बने, तो लोगों को लगा कि अब इस मुख्य मुद्दे पर एक बार सरकार को इंडिकेशन देना है। और इंडिकेशन इसलिए बड़ा हो गया कि इन्हीं मुद्दों पर जंतर मंतर पर जो है कमोबेश एक बहाना था शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो आपको यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला ये कंट्री है, जहाँ रोजगार विकट समस्या बन के खड़ी हुई है, वहाँ के भी जैन जी ने इसके जरिए यही संदेश दिया है कि हमारे बारे में कुछ सोचिए। तो सर, मध्य प्रदेश की सीट की बात करूं तो वहां पर चाहे कितने ही दावे किए जाएं कि कांग्रेस की सीट थी, उनको वापस चल गई, लेकिन नरोत्तम मिश्रा भी पहली बार हारे थे वहां से, तो ये बहुत उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी से वापस ले लेगी, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी असफल साबित हुई। अब क्या हुआ है, इन लोगों ने बाद में नरोत्तम मिश्रा को तो मना लिया था, ये सच है कि उन्होंने प्रचार भी किया, लेकिन राजनीति में होता है कि आप ऊपरी मन से प्रचार कर रहे हैं या अंदर खाने से। हो सकता है नरोत्तम मिश्रा को लगा हो कि ये कैंडिडेट जीत जाए तो मेरे राजनीतिक करियर का क्या होगा। कई चीज़ें राजनीति में चलती हैं। अब मुझे नहीं पता कि अंदर खाने वहाँ क्या गणित हुआ, लेकिन हार को देख के लगता है कि पूरी बीजेपी वहाँ भी एकजुट नहीं थी। तो यानी कुल मिलाकर जो बीजेपी में सेंध लगने की प्रक्रिया है वो कुनबा अब कहीं बिखरता हुआ दिख रहा है, और जो भीतरी कलह के बारे में कहा जाता था कि अमित शाह और मोदी के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है, उसकी एकजुटता कहीं ना कहीं अब आपको लग रही है कि टूट रही है या बिखर रही है। नहीं, देखिए, उसमें भी अगर आप विचार करेंगे तो 3 साल का समय है, अपोजिशन के पास भी 3 साल का समय है कि इसको कैसे कैश कर पाते हैं। मोदी जी या मोदी सरकार के पास भी 3 साल का समय है कि वो जो ये युवा आंदोलन अचानक से उभरा है, इसको ये कैसे हैंडल करती है। तो दोनों के लिए अग्नि परीक्षा, जैसे मैंने बिहार का उदाहरण दिया, वो तो खतरनाक सिग्नल विपक्ष के लिए भी है कि प्रशांत किशोर कहाँ से आए, कि जिसके हर कैंडिडेट का जमानत जब्त हुआ है, उसके संस्थापक एक उपचुनाव में आते हैं, जीत जाते हैं और आपका सारा वोट उधर शिफ्ट हो जाता है। तो चिंता की बात तो वहाँ भी है। तो यहाँ अहम चीज़ यह है, देखिए, मुझे लगता है जब 14 में बीजेपी जीती थी तो स्वाभाविक विकल्प के रूप में उभरी थी। मोदी जी पसंद थे लोगों को। अब लगता है 12 साल के सत्ता के बाद जो होता है, एक विकल्पहीनता की स्थिति है। जैसे जंतर मंतर में भी मैं गया था, लोग बहुत नाराज़ थे मोदी सरकार से, बहुत नाराज़ थे, लेकिन आप कहेंगे कि क्या उनके स्वाभाविक पसंद अपोजिशन का कोई नेता था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा। इसलिए मोदी सरकार के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जैन जी या यंग जनरेशन उनको बता रहा है कि आप थोड़ा बदलो, खुद में बदलाव लाओ। अपोजिशन के लिए भी सिग्नल है कि वो घिसी पिटी राजनीति नहीं चलेगी। तो दोनों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि एक प्रशांत किशोर ने बिहार में एक दिखाया है कि जिस विकल्प की राजनीति की तलाश स्टेट को थी, उसमें पहली नज़र में प्रशांत किशोर खांचे में फिट बैठे हैं। अब ये विधानसभा जाएंगे, सारे जैन जी की बातें उठाएंगे, लाइमलाइट में रहना इनको आता है क्योंकि ये चुनावी रणनीतिकार हैं। तो अलार्मिंग सिचुएशन दोनों के लिए है। तो हिमांशु बता रहे हैं कि दोनों के लिए ये मुद्दा ना केवल चिंता का विषय है बल्कि चिंतन का भी विषय है कि अगर सत्ता में बने रहना है या सत्ता में बनी हुई पार्टी को चुनौती देनी है, तो दोनों को ही आत्मचिंतन कर युवाओं को साधना जरूरी होगा। हिमांशु जी, अमर उजाला से बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। तो अमर उजाला में ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।